हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 का जो फिजिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। इस सेशन में हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, तो अंत तक बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, समझाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है आवेश का जो संरक्षण सिद्धांत है वह क्या है और इसको समझाना है। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। आवेश का संरक्षण सिद्धांत, किसी संकाय का कुल आवेश नियत होता है। जब किसी संकाय का जो कुल आवेश होता है वह नियत होता है, अर्थात आवेश न तो नष्ट किया जा सकता है न ही की जा सकती है, न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है और न ही इसकी सृष्टि की जा सकती है। किसी भी प्रक्रिया के पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है, किसी भी प्रक्रिया के पहले जो निकाय का जो नेट आवेश, जो पूरा कुल आवेश होता है, वही प्रक्रिया के बाद भी रहता है। जब प्रक्रिया खत्म हो जाता है वही आवेश होता है, वो प्रक्रिया के बाद भी रहता है। यही आवेश का संरक्षण सिद्धांत है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या है, समझाइए। तो आवेश का संरक्षण सिद्धांत वह है कि किसी संकाय का जो कुल आवेश होता है, जो पूरा अमाउंट आवेश आता है वह नियत रहता है। अर्थ इसका मतलब है कि आवेश ना तो नष्ट किया जा सकता है न ही इसकी सृष्टि की जा सकती है, यानी उसे नष्ट नहीं कर सकते और न ही उसे हटा सकते या कुछ भी कर सकते, बस उसको चेंजलेस कर सकते हैं थोड़ा मोड़ा उसमें। किसी भी प्रक्रिया के पहले निकाय का जो नेट आवेश होता है वही प्रक्रिया के बाद भी रहता है, और यही सब जो प्रक्रिया होती है वह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत क्षेत्र तथा उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं। विद्युत क्षेत्र तथा उसकी जो तीव्रता होती है उसे क्या समझते हैं। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र पहले देखेंगे तो यहाँ पे एक फिगर दिए हुआ है जिसके थ्रू विद्युत क्षेत्र के बारे में समझाया गया है। तो आइए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह आकार है जो कि यहाँ पे इस फिगर में देख रहे हैं, जो चारों राउंड शेप है उसका। तो विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों तरफ का वह आकाश है जहां विद्युत बल का अनुभव किया जाता है। यानी अगर बीच में कोई आवेश रखा है, मतलब प्लस धनात्मक आवेश है और उसके राउंड बहुत सारे सर्कल है, तो वह कहीं भी हो, लेकिन जो विद्युत बल होते हैं वह अनुभव कर सकते हैं उन आवेश को। एक दूसरे से r दूरी पर स्थित दो आवेश q तथा q0 के बीच पारस्परिक क्रिया इस प्रकार होती है कि आवेश q0 अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यानी जो कि यहाँ पे दिख रहा है F बराबर है q0 e। दूसरे से r दूरी पर स्थित जो दो आवेश होते हैं q तथा q0 के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है इस प्रकार होती है कि जो आवेश होते हैं q0 अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं। आगे है, जिसका अस्तित्व दूसरे आवेशों की उपस्थिति से मुक्त होता है। जिसका अस्तित्व जो होता है वो दूसरे आवेश की उपस्थिति से मुक्त होता है। उपस्थिति की जांच भी होती है जब एक दूसरे आवेश q0 इस क्षेत्र में लाया जाता है। जब एक दूसरे आवेश को q0 इस क्षेत्र में लाया जाता है तब आवेश q0 का जो क्षेत्र होता है वह जांच आवेश से पारस्परिक क्रिया का विद्युत बल जो है F सदिश उत्पन्न करता है। जब एक दूसरे आवेश q0 को क्षेत्र में लाया जाता है तब जो आवेश होते हैं q0 का जो क्षेत्र होता है वह जांच आवेश से पारस्परिक क्रिया कर विद्युत बल उत्पन्न करता है। बल F सदिश विद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। जो बल होते हैं F सदिश वह विद्युत क्षेत्र का परिमाण और जो दोनों आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। आवेश Q के कारण R दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की जो आवेश होते हैं वो Q के कारण R दूरी पर जो स्थित विद्युत क्षेत्र होते हैं वह E सदिश बराबर F सदिश बाई q0 तीव्रता होती है। E सदिश बराबर F सदिश बाई q0।
इनके तीव्रता होती है, जहाँ विद्युत क्षेत्र आवेश Q के कारण Q0 पर लगा हुआ बल है। यहाँ पर जो Q0 है वह विद्युत पर लगा हुआ बल है। तो आगे देखते हैं, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर क्रियाशीलता बल, जो इस प्रकार के जो विद्युत क्षेत्र होते हैं किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर क्रियाशील बल को उसकी तीव्रता कहते हैं। जो इस प्रकार जो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर जो क्रियाशील बल होता है उसे हम लोग तीव्रता कहते हैं। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत जो तीव्रता होती है वह एक सदिश राशि है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो नोटेड डाउन कर लीजिए। आगे देखते हैं, इसकी दिशा बल F सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। जो इसकी दिशा होती है वह बल F सदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है E सदिश बराबर लिम LIM लिम, और नीचे में है Q0 से 0 तक F सदिश बाई Q0। आवेश हो गया Q से R दूरी पर स्थित आवेश Q पर बल है जो F बराबर होगा 1/4πε0 Q0 बाई R स्क्वायर, जहाँ पर 1/4πε0 का जो मान होता है मतलब जो मान होता है वो K होता है, मतलब K बराबर होता है 1/4πε0। तो जो ये है 1/4πε0 उसके जगह पर K आ गया, बाकी का वही है Q0 बाई R स्क्वायर है। अतः जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस सदिश का परिमाण E बराबर हो जाएगा F बाई Q0, जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखे थे कि E सदिश बराबर हो जाएगा F सदिश बाई Q0। तो यही मतलब वही यहाँ पर है कि अतः विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इस सदिश का परिमाण E बराबर F बाई Q0, जहाँ पे F का मान दिया हुआ है F बराबर है F बराबर है Q0 बाई R स्क्वायर दिया हुआ है। तो K का जो मान हो जाएगा 1/4πε0 हो जाएगा, और ये नीचे जो दिया हुआ है Q0 से Q0 हट जाएगा तो बचा Q, तो Q बाई R स्क्वायर। तो E बराबर भी हो जाएगा K Q और R स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे F का मान पूछा गया था तो 1/4πε0 Q बाई Q0 R स्क्वायर ये होता, और उसके नीचे हो जाता Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया तो बचा 1/4πε0 Q और बाई में R स्क्वायर तो 1/4πε0 जो के जगह पर हो जाएगा Q, क्योंकि K बराबर ही होता है 1/4πε0, बाकी का यही है। तो अब जो E बराबर फार्मूला निकल के आया है वह है E बराबर Q बाई R स्क्वायर। आगे देखते हैं, आगे है विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी E का, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका ऐसा ही मात्रक होगा न्यूटन बाई कूलम। उसका जो मात्रक हो जाएगा वह न्यूटन बाई कूलम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, नोटेड डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव MCQs में आते हैं। तो इसको नोटेड डाउन कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो ऐसा ही मात्रक है वह न्यूटन बाई कूलम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र था उसकी तीव्रता से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ बताइए, मतलब अच्छे से समझाइए। तो ये भी हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। जो विद्युत द्विध्रुव तथा जो द्विध्रुव आघूर्ण है वह क्या है, तो आइए देखते हैं। द्विध्रुव दो बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की स्थिति में उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो बराबर यानी सेम दम बराबर, वो दो बराबर तथा दो विपरीत यानी एक इधर तो एक इधर, दो विपरीत बिंदु जो होते हैं उसका जो आवेश के किसी अल्प दूरी पर, उसका जो आवेश होता है जो दो बराबर तथा दो विपरीत बिंदु जो होते हैं वो आवेश के किसी अल्प दूरी पर स्थित होने की जो स्थिति होती है उस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। लेकिन दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण। तो किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो किसी विद्युत द्विध्रुव यानी जो विद्युत द्विध्रुव है वो उसका द्विध्रुव आघूर्ण किसी जो एक आवेश होता है उसका मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है उसे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आगे देखते हैं, माना कि यहाँ पे एक फिगर दिए हुआ है, यहाँ पे एक मतलब दो बिंदु लिया गया है, एक माइनस क्यू है, मतलब दो आवेश है, एक माइनस क्यू है और एक प्लस क्यू है, और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ए तथा बी
ए तथा बी बिंदु पर स्थित दो आवेश, एक है माइनस क्यू तथा एक है प्लस क्यू, परस्पर 2l दूरी पर स्थित है। 2l ये दूरी दिया गया है, वहाँ पे स्थित है। तो उस विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होगा, तो उस द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा P बराबर Q इंटू 2l, क्योंकि जो 2l है वो दूरी है और जो बराबर में आएगा वो आएगा 2QL, ये आएगा इसका फार्मूला। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे है यह एक सदिश राशि है, जो ये विद्युत द्विध्रुव है वो एक सदिश राशि है, इसे भी नोटेड डाउन कीजिए। इसकी दिशा द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश, इसकी जो दिशा होती है वह द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। ऋण आवेश इधर है और इधर से जाती है धन आवेश की तरफ, ऋण आवेश इधर और धन आवेश की तरफ जाती है। इसकी जो दिशा होती है, अनुदिश दिशा होती है, तरफ जाती है। इसका जो मात्रक होता है वो होता है किलोमीटर तथा उसकी जो विमीय सूत्र होती है m0l/t होती है। इसे भी नोटेड डाउन कीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत द्विध्रुव की जो मात्रक होती है वो किलोमीटर होता है और उसकी विमीय सूत्र होता है m0l/t। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो पूछा गया था विद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो विद्युत द्विध्रुव वह है जो दो बराबर तथा विपरीत जो बिंदु होते हैं उनके जो आवेश की किसी अल्प दूरी पर, मतलब उसके जो अल्प दूरी होती है वहाँ की जो स्थिति होती है उस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। तो द्विध्रुव आघूर्ण वह है किसी द्विध्रुव विद्युत का द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का जो मान आता है, एक आवेश ओनली एक, और जो दो और तथा दोनों जो आवेश के बीच की गुणनफल होती है, जब दो आवेशों के बीच की जो गुणनफल होती है उसे हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। माना कि आगे देखिए, माना कि और यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, एक माइनस की ओर एक प्लस की है और इसकी जो दिशा है वो माइनस से प्लस की ओर है और इसकी जो दूरी है वो है 2l। तो आगे देखिए, ए तथा बी बिंदु पर स्थित दो आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू परस्पर जो है 2l दूरी पर स्थित है। तो उस विद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो होगा P बराबर, ये P हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा Q दोनों में से कोई एक ले ली, प्लस माइनस जो भी हो, Q इंटू 2l हो जाएगा क्योंकि ये दूरी है तो 2l, तो इसका जो P बराबर मान होगा 2QL हो जाएगा। यह एक सदिश राशि इसकी तरफ द्विध्रुव की जो अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धनात्मक की तरफ होती है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा किलोमीटर तथा विमीय सूत्र हो जाएगा m0l/t। तो ये हो जाएगा इनका सही जवाब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन में जो छोटी छोटी आदतें होती है वो हमारे जीवन में बड़ा फर्क पैदा करता है। तो छोटे छोटे लाइन को मतलब नोटेड डाउन कीजिए और उसे रिवीजन करते रहिए। इससे आप लोगों को एग्जाम टाइम में बहुत बेनिफिट होगी, क्योंकि अगर मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैंने कहा आपको ये विद्युत द्विध्रुव का मात्रक नोटेड डाउन करने के लिए, तो अगर आप उनका मतलब ये नोटेड डाउन किए होंगे, मतलब लिखेंगे उसको कि किलोमीटर और उसका विमीय सूत्र ये होता है, तो आप सबके एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि एग्जाम टाइम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, मतलब 2 नंबरिया और 5 नंबर ये सब में भी पूछे जाते हैं ऐसे। तो छोटे छोटे लाइन से बड़ा बड़ा लाइन बनता है भी, मतलब जो इम्पोर्टेंस लाइन होते हैं उसे नोट करते जाइए और उसे रिविजन करते जाइए। इससे आप सबको मतलब 1-2 दिन 3 दिन भूलेंगे याद करेंगे, लेकिन डेली जब देखेंगे ना तो ज़रूर याद आ जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करें। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और विद्युत विभव है उनमें संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पे एक फिगर दिए हुआ है, तो यहाँ पे जो एक फिगर दिया हुआ है, बढ़ते हैं आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें है दिया हुआ, माना कि ए तथा बी दो बिंदु है, अत्यल्प दूरी डेल्टा आर से अलग है। दो बिंदु है लेकिन डेल्टा आर से अलग है, जिसके बीच विभवांतर ए भी तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। जिसके बीच में है जो है वह है विभवांतर, वो है ए भी, तथा जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह है ई। आवेश Q को B से A तक, आवेश Q0 को B से A तक लाने में संपादित कार्य जो होगा वो होगा डेल्टा W। तो हम पाते हैं कि डेल्टा V बराबर होगा डेल्टा W/Q0। डेल्टा V बराबर होगा वह होगा डेल्टा W/Q0।
तब डेल्टा डब्लू यहाँ पे फिर बराबर में आ जाएगा डब्लू बराबर एफ डेल्टा आर बाई क्यू नॉट। अब यहाँ पे आगे देखते हैं डेल्टा भी बराबर हो जाएगा या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा भी बराबर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ऊपर आ जाएगा और जो ई है यहाँ पे जो तीव्रता है विद्युत की तीव्रता वो ई आ जाएगा और डेल्टा आर यहाँ पर आ जाएगा। फिर बाटा में मतलब बाई में आ जाएगा क्यू नॉट नहीं है क्यू आ जाएगा। फिर बराबर में आ जाएगा माइनस ई डेल्टा आर। ये हो जाएगा क्योंकि एफ बराबर होता है माइनस क्यू नॉट ई। एफ बराबर होता है माइनस क्यू नॉट ई जो कि यहाँ पे दिया हुआ है माइनस क्यू नॉट ई, जहाँ पर क्यू नॉट के विरुद्ध बल एफ को लगाना नितांतर आवश्यक है। जहाँ पर क्यू नॉट के जो विरुद्ध लगाया गया जो बल है वह है एफ। इसको लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है चूंकि ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर, ये जो प्राप्त हुआ है डेल्टा भी और डेल्टा आर, तो ये ई बराबर हो जाएगा। तो ई बराबर जो है माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर, जहाँ पर डेल्टा आर से होगा जीरो, तो जो ई बराबर होगा लिम डेल्टा से जीरो की तरफ होगा वह होगा माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा आर। तब जब हम डेल्टा को हटाएंगे ब्रैकेट को खोलेंगे तब लगेगा डी, तब आ जाएगा ई बराबर माइनस डी भी बाई डी आर। तो ये फार्मूला हम लोग को प्राप्त होगा। तो ई बराबर हो जाएगा माइनस डी भी बाई डी आर। तो आगे देखते हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दिशा में उसकी तीव्रता का घटक दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होता है। घटक प्रवणता के बराबर है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि विद्युत की तीव्रता ई तक धनावेश होता है। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो ये बताता है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई वहाँ तक के धनात्मक होता है। जब डी भी बाई डी आर ऋणात्मक होता है तब विद्युत जब डी भी बाई डी आर ऋणात्मक होता है तो विद्युत तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट बाई मीटर। तो ये भी नोटेड डाउन कीजिए कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है वह होता है वोल्ट बाई मीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध स्थापित करना था, तो वो हम लोगों ने आराम से कर लिए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सम विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं। बल युग्म का व्यंजक माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB है। मान लेते हैं कि एक विद्युत जो द्विध्रुव है वह AB है, जिसका आवेश होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू होगा जो कि कूलॉम है। माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलॉम है तथा इसके बीच की जो दूरी होगी वह होगी 2L, सॉरी यहाँ पे 2L होगा, 2L है। द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र ई में विद्युत क्षेत्र की दिशा के कोण 0 बनते हैं। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह उसके जो कोण होंगे वह 0 बनते हैं। विद्युत क्षेत्र ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर बल जो लगेगा वह लगेगा F बराबर क्यू ई। विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लगेगा ये F बराबर क्यू ई, देख लीजिए। तथा क्यू आवेश पर जो बल लगेगा, जो क्यू होगी, ये तो प्लस पर लग रहे हैं ना, जो माइनस वाले पर लगेंगे वो होगा कि F बराबर क्यू ही, दोनों सेम लगेंगे, लेकिन जो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह विपरीत दिशा में लगता है। चूंकि ये दोनों बल परस्पर बराबर तथा विपरीत है अतः इसका परिणामी बल शून्य होगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी उसका परिणामी बल क्या होता है, तो शून्य होता है। लेकिन ये जो दोनों बल एक बल युग्म बनाते हैं, जो ये दोनों बल होते हैं वो बल युग्म बनाते हैं जो द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लगने का प्रयत्न करता है। जो विद्युत द्विध्रुव होते हैं उसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा में लगने वाला प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न बल युग्म का जो आघूर्ण होगा वो आगे देखते हैं। जो आघूर्ण होगा यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कि टाउ होगा, एक मिनट,
ये टाउ हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, टाउ बराबर हो जाएगा बल इंटू लंबवत दूरी, टाउ बराबर हो जाएगा बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल, वहाँ पे बल दिया हुआ था F बराबर QE, तो बल के जगह पर QE आ जाएगा और लंबवत दूरी की जगह पर BC आ जाएगा। ये BC आ जाएगा जो कि यहाँ से दिख रहा है BC आ गया। लेकिन जो समकोण त्रिभुज होगा डेल्टा बाई ICB, तो डेल्टा बाई जो ICB होगा, ये CB इधर से, तो ये यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। BC बराबर जो होगा वो हो जाएगा AB साइन थीटा, और बराबर में आ जाएगा 2L। AB का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 2L। A और B का जो है यहाँ पे 2L दिया गया है इसकी दूरी, तो ये है जगह 2L और मतलब आ जाएगा साइन थीटा। इसलिए जो टाउ बराबर होगा QE इंटू 2L साइन थीटा। जो टाउ बराबर होगा वो होगा QE इंटू 2L साइन थीटा। तो चूंकि जो Q होते हैं Q इंटू 2L, उसका मान हो जाता है P। जो Q यहाँ पे दिया हुआ है, जो Q इंटू 2L हो जाएगा, ये Q और ये 2L, तो उसके जगह पर आ जाएगा P। तब यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा PE साइन थीटा, ये बनेगा साइन थीटा। तो यहाँ पे जो P और 2L, Q जो और 2L किस लिए हटाया गया है, क्योंकि जब Q इंटू 2L होगा तब वहाँ पे P आ जाएगा, क्योंकि P बराबर होता है Q2 इंटू 2L, जो कि थोड़ी देर पहले अभी हम लोगों ने देखा था। तो उसके जगह पर हम लोग P लगाएंगे, तब जो टाउ का मान मतलब जो फॉर्मूला तैयार होगा वह होगा PE साइन थीटा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, तो आगे कुछ नहीं दिया हुआ है, बस इतना ही था कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था सम विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का जो व्यंजक होता है उसे प्राप्त करना है। तो हम लोग को एक फार्मूला प्राप्त हुआ है, वह है PE साइन थीटा, जिसका मतलब टाउ बराबर प्राप्त हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉलम के प्रमेय को लिखे तथा प्रमाणित करें। कॉलम के प्रमेय को लिखना है और उसे प्रमाणित करना है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, अथवा मतलब इसी में एक और क्वेश्चन दिया, अथवा आवेशित समतल चालक के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें, अथवा परिमाणित करें कि E बराबर 4 पाई सिग्मा बाई के या फिर E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कॉलम के प्रमेय को लिखे तथा परिमाणित करें कि जहाँ सिग्मा आवेश का तलीय घनत्व एप्सिलॉन नॉट वायु की विद्युतशीलता तथा के मात्रा की प्रवैद्युत स्थिरांक है। ये जो क्वेश्चन 3 है वो तीनों का आंसर एक ही होगा, बस पाठ पाठ किया गया है। अगर बोर्ड एग्जाम में कॉलम के प्रमेय को लिखे तथा परिमाणित करे, इसके जगह पर सेकेंड वाला हो तो भी वही आंसर होगा, या फिर उसके जगह पर थर्ड वाला हो तो भी वही आंसर जाएगा। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। कॉलम के प्रमेय किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता जो होती है उसके तलीय घनत्व का 4 पाई बाई के गुना होता है। किसी जो आवेशित समतल चालक होती है उसके बाहर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता उसके तलीय घनत्व का 4 पाई बाई के गुना होता है, जहाँ के माध्यम का पराविद्युत स्थिरांक है। यहाँ पर जो के है वो माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक है। आगे देखते हैं। आगे अथवा किसी आवेशित समतल चालक के बाहर, यानी इसे एक और तरीके से बोल सकते हैं, वह है किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता आवेश के तलीय घनत्व तथा वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। तो यहाँ पे दो आंसर दिए हुआ है कि इसे प्रमेय को परिभाषित करना था। तो कूलॉम के जो प्रमेय है वह है किसी आवेशित का समतल जो चालक है बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता होती है उसके तलीय घनत्व का 4 पाई के गुना होता है, जहाँ पर जो के होता है वो माध्यम का परावैद्युत स्थिरांक होता है। लेकिन इसमें बोला गया है सेम लाइन है, किसी आवेशित समतल चालक के बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता, यहाँ तक सेम लाइन था। अब आगे है आवेश के तलीय घनत्व तथा विद्युत के विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का अनुपात होता है। यहाँ से था जो चेंज हो चुका है। तो आगे देखते हैं परिमाण। माना कि x होता है वह एक समतल चालक है, जो x है वह एक समतल चालक है, सिर्फ ये मान रहे हैं। जिसका तलीय घनत्व होता है वह होता है AB
समतल, सॉरी यहाँ पे समतल होता, जो तलीय घनत्व होता है वह AB होता है। समतल पर सिग्मा है जो के प्रावैधिक स्थिरांक के मध्य में है। एप्सिलॉन नॉट इसके वायु में विद्युतशीलता है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है P जो है बिंदु चालक के बाहर तथा नजदीक है, जिस पर विद्युतीय तीव्रता का जो मान ज्ञात करना है वह मतलब जो उस पर जिस पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना होता है। अब DS अनुप्रस्थ परिक्षेप जो DS होता है वह अनुप्रस्थ परिच्छेद का वैसा बेलन खींचा जिसमें AB तथा CD AB के समानांतर है। P AB समतल के AB तथा CD पर है। विद्युतीय क्षेत्र बल रेखाएं अर्थात विद्युत जो फ्लक्स है AB के अभिलंबवत है। तब बेलन के वक्र समतल पर अभिलंब विद्युत प्रमेय जो होगा वह शून्य होता है। जो विद्युत समतल पर जो अभिलंब विद्युत प्रेरण होगा वह होगा शून्य, क्योंकि जो P पर अभिलंब विद्युत प्रेरण होगा K×P। जो P बिंदु पर अभिलंब विद्युत प्रेरण होगा वह होगा K×P। बिंदु पर विद्युत तीव्रता x AB का क्षेत्रफल है। बराबर में आ जाएगा KEDS या फिर KDS। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार होगा। बिंदु बेलनाकार समतल के अंदर कुल आवेश, यहाँ पे एक फॉर्मूला तैयार होगा किसका, बिंदु बेलनाकार समतल के अंदर कुल आवेश हो जाएगा σ×ds, क्योंकि ds वहाँ पर बताया जा रहा है तो σ×ds हो जाएगा, या फिर σ/ε0, क्योंकि जो ε0 है वो वायु की स्थिति में है। तो या फिर अगला फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा E.ds, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है वह है विद्युत जो P बिंदु पर विद्युत प्रेरण है P×K बिंदु के तीव्रता x के मतलब जो है वो होगा AB का क्षेत्रफल। तो KDS KEDS भी हो सकता है या फिर EDS भी हो सकता है। तो यहाँ पे EDS बराबर हो जाएगा σ/ε0, चूँकि E बराबर हो जाएगा 4πε0 4π/σ/K, जो चूँकि मतलब जो E है उसका जो मान हो जाएगा 4π/σ/E हो जाएगा, या फिर हो जाएगा E बराबर σ/ε0। तो परिविद्युत जो पराविद्युत स्थिरांक के वायु में होने की स्थिति में K बराबर 1 हो जाएगा, तब इसलिए जो हो जाएगा E बराबर 4π/σ हो जाएगा। तो जो K का मान हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके जगह पर 1 डाल देंगे तो कोई 1 का तो भाग ही नहीं लगेगा, तो मतलब नीचे का मान हट ही जाएगा। तो E बराबर 4π/σ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समान रूप से आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं। आवेशित गोला के कारण किसी बिंदु के लिए विद्युत तीव्रता का व्यंजक का फर्स्ट है जब आवेशित चालक के बाहर विद्युत बिंदु स्थित हो। आगे देखते हैं। तो मान लिया कि R त्रिज्या तथा O केंद्र पर एक गोला है जिसे +Q आवेश आवेशित किया गया है। तो आगे देखते हैं। आगे है +Q आवेश में आवेशित किया गया है। जो +Q है उसे आवेशित किया गया है। जो O से R दूरी पर स्थित P एक बिंदु। आगे देखते हैं। O केंद्र के साथ R त्रिज्या का एक गोला खींचा गया है। चूँकि B गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। माना कि P बिंदु पर विद्युतीय तीव्रता E है, माना कि जो P बिंदु है उस पर विद्युतीय तीव्रता E है, इसलिए B तल पर कुल विद्युतीय तीव्रता का जो फ्लक्स होगा E×4πr² हो जाएगा। गॉस के प्रमेय से कुल आवेश जो कुल विद्युतीय फ्लक्स सतह के अंतर कुल आवेशों तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। तब यहाँ पे फॉर्मूला होगा E×4πr² बराबर Q/ε0, जो कि यहाँ पर आ जाएगा E बराबर Q/4πε0r²। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दूसरा हो जाएगा जब P बिंदु आवेशित चालक की सतह पर हो तब ये स्थिति होगा R बराबर मतलब स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R। तो बाकी जो फॉर्मूला वहाँ पे मतलब यहाँ पे बना है ये वाला जो फार्मूला बना है अभी उसके जगह पर बाकी सब रहेगा, लेकिन जो स्मॉल r है उसके जगह पर कैपिटल R डाल देंगे। तो यहाँ पर जो फार्मूला प्राप्त होगा वो होगा E बराबर Q/4πε0r²। थर्ड है जब बिंदु आवेशित चालक के अंदर है, जब बिंदु आवेशित चालक के अंदर होगा तब गोला के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, तब E बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि जब गोला के अंदर कोई आवेश है ही नहीं तो E बराबर कोई मतलब मान होगा ही नहीं, तो E बराबर 0 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गॉस के प्रमेय की जो गॉस के
क्वेश्चन नंबर 8 है, गॉस के प्रमेय की सहायता से आवेश की समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए देखते हैं आगे। मान लिया कि एक समतल चादर AB है। ये माना गया है कि ये जो चादर है वह AB है, जिस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। जिस पर जो आवेश है, पृष्ठ आवेश है, उसका घनत्व सिग्मा होगा। तो आगे देखते हैं। आगे में इस समतल चालक के समीप कोई बिंदु P है। इस जो चालक है उसके समीप कोई बिंदु P है, जो कि यहाँ दिख रहा है आप लोग को। तो जहाँ बिंदु क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो ये जो E है, ये जो E है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे समतल चादर के पृष्ठ के लंबवत एक बेलनाकार तल ABCD की कल्पना करेंगे, जिसका अक्ष तल के लंबवत है तथा सिरे AB और CD चादर के पृष्ठ के समानांतर है। लिया गया जो बिंदु P पृष्ठ AB पर स्थित होगा। अब चूंकि विद्युत तीव्रता की दिशा जो होगी वह AB के लंबवत अर्थात बेलन ABCD के अक्ष के समानांतर है, अतः विद्युत फ्लक्स का योगदान केवल बेलन के समतल सिरों AB और CD पर होगा। यदि हो तो AB और CD सिरों पर विद्युत फ्लक्स बराबर हो जाएगा EDA प्लस EDA बराबर हो जाएगा 2EDA। अब बेलनाकार तल पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान हो जाएगा 2EDA। आगे देखते हैं। आगे अब चूंकि इस बेलनाकार तल के अंदर आवेश की जो समतल चादर होगा वह DA क्षेत्र पर स्थित है, इसलिए बेलनाकार तल के भीतर कुल आवेश हो जाएगा सिग्मा DA होगा। अतः गॉस के प्रमेय से तल पर कुल विद्युत फ्लक्स होगा वह हो जाएगा Q/ε0 बराबर में आ जाएगा सिग्मा DA/ε0, जो कि यहाँ पे Q का मान पता किया गया है कि जो होगा Q का जो मान हो जाएगा सिग्मा DA/ε0 हो जाएगा। चूँकि इसलिए जो 2EDA जो होगा वह हो जाएगा सिग्मा DA/ε0 बराबर में, या फिर हो जाएगा E बराबर सिग्मा/2ε0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है वो समझाइए। तो आइए इनका जवाब देखते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण। प्रत्येक पदार्थ सामान्य रूप से आवेशहीन होता है। प्रत्येक जो पदार्थ होते हैं वो आवेशहीन मतलब उसमें आवेश नहीं होता है, परंतु इन पर आवेशों का आदान प्रदान इलेक्ट्रॉन के रूप में करने पर ये आवेशित होते हैं। यानी मतलब जो पदार्थ होते हैं उन पर आवेश नहीं होते, वो आवेशहीन होते हैं, लेकिन जो आवेशों का आदान प्रदान होता है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश का आदान प्रदान होता है, तो वो जो पदार्थ होता है वो आवेशित हो जाता है। अतः किसी पिंड पर आवेश जो होता है वह Q बराबर प्लस माइनस NE हो जाता है, या फिर माइनस आ सकता है या फिर प्लस आ सकता है। N मतलब कुछ भी हो सकता है, E मतलब इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो आवेश का फॉर्मूला पैदा होता है, मतलब जो फॉर्मूला निकल कर आया है वह हो जाएगा Q बराबर प्लस माइनस NE। आगे देखते हैं। आगे जहाँ N बराबर 1 2 3, N बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, बस पॉइंट में नहीं हो सकता, तो या फिर पूर्णांक में नहीं हो सकता। तो 1/1 2 3 हो जाएगा, अर्थात पूर्णांक संख्या होगी न कि अपूर्णांक संख्या। तो ये मतलब अपूर्णांक संख्या नहीं हो सकती, मतलब पॉइंट में नहीं हो सकती है। अतः किसी पिंड पर आवेश का परिणाम हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज यानी E का पूर्णांक संख्या में गुणक के रूप में होता है। ये जो किसी पिंड पर जो आवेश का परिमाण होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के रूप में, मतलब आवेश के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन आवेश के रूप में होता है, वो भी पूर्णांक संख्या में, न कि अपूर्णांक संख्या में, यानी 1.6 ये सब नहीं हो सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एकांक आवेश या फिर एक कूलम आवेश को परिभाषित करें। तो आइए देखते हैं। एकांक आवेश या फिर एक कूलम आवेश यानी यूनिट चार्ज और या फिर चार्ज ऑफ 1 कूलम। माना कि Q1 तथा Q2 परिमाण के दो आवेश हवा के एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है, लेकिन जो इसकी दूरी है वो है R, और आगे दिया हुआ कूलम के नियम इसके बीच में लगा विद्युतीय विकर्षण बल है।
तो यहाँ पे जो फार्मूला होगा F बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला होगा। अगर Q1 बराबर Q2 बराबर 1 होगा तथा R बराबर 1m हो जाएगा, तब हो जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो Q1 और Q2 का मान हो जाएगा 1 और आर स्क्वायर का मान हो जाएगा 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जाम्पल में Q का मान 1, आर मतलब Q1 और Q2 का मान 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर का मान भी 2 हो जाएगा, मतलब आर पर पावर 2 है तो 1 पर पावर 2 हो जाएगा, तो ये 2 से ये दोनों कट जाएगा। तो जो बचेगा फार्मूला वो होगा Q1 और जो फार्मूला पैदा बचेगा वो होगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। तो F बराबर जो बचेगा वो होगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा वो होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, क्योंकि बल है तो उसका जो मतलब मात्रक लगेगा वो लगेगा न्यूटन। तो 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन, तो F हो जाएगा, F का मान हो जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है, अतः अगर हवा में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच 9 × 10⁻⁹ ये F का मान है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक आएगा निकल कर वो होगा 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। आगे है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन का विकर्षण बल लगता हो तब प्रत्येक आवेश को 1 कूलम का आवेश या फिर एकांक आवेश कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।